नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और चलिए मित्रों, वही रीट मुख्य परीक्षा 2026 में जो होने जा रही है उसके सिलेबस के संबंध में बात कर चुके थे पहले, और एक वीडियो लेकर भी आ चुके थे। राजस्थान का इतिहास एवं कला व संस्कृति में जो पहला टॉपिक आपके दे रखा था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनको हम पढ़ चुके थे मित्रों। और उसके बाद हमने सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में शुरुआत की, मेवाड़ के इतिहास यानी गुहिल राजवंश की। और गुहिल राजवंश में हम बप्पा रावल तक चर्चा कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो शासक आपके सामने स्क्रीन पे है वो है अल्लट यानी कि आलू रावल, जिसका शासनकाल है 951 से 953। एक बहुत महत्वपूर्ण शासक, इसके शासनकाल में देखा जाए तो मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत होती है। और जो विदेशी राजकुमारी हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करते हैं। और ये जो विवाह है मित्रों, एक तरीके से प्रथम राजस्थानी विदेशी विवाह माना जाता है। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। देखिए मित्रों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लट या आलू रावल, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको बाइट कर लेते हैं। ओके, चलो, अल्लट या आलू रावल शासनकाल कितना है? 951 से 953। ध्यान रखना, इससे पहले जो राजधानी थी मेवाड़ की, वो राजधानी बप्पा रावल के समय क्या थी? नागदा। राजधानी क्या थी? नागदा। और आलू रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? आहड़ को। आहड़ पड़ता है आपके उदयपुर में। दूसरी बात ये भी याद रखोगे कि आहड़ में ही बराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? आलू रावल। इसी प्रकार के आदि बराह मंदिर का निर्माण आपको पता है चौहान शासक हुए हैं, जिसका नाम है आपको पता है अर्णोराज। और अर्णोराज में मित्रों पुष्कर में इसी प्रकार का एक आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अल्लट ने आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है, ये याद रखोगे। दूसरा, मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ या संस्थापक किसको माना जाता है? अल्लट को। और आप सभी जानते हैं जो विदेशी राजकुमारी से विवाह करेंगे तो विदेशी राजकुमारी घर में आके काम थोड़ी करेगी, वह तो क्या करेगी भाई, उसको तो क्या चाहिए? नौकर चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, केवल एक समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो हरिया देवी से विवाह किया विदेशी महिला से, तो विदेशी महिला को क्या चाहिए? घर में नौकर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नौकरशाही की शुरुआत करने वाले कोई शासक राजस्थान में मेवाड़ में हुए हैं तो वो आलू रावल हुए। उसका प्रमाण देखिए क्या है। आहड़ से एक लेख प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक लेख प्राप्त हुआ है। और उस लेख में प्रशासनिक अधिकारियों के नाम है, जैसे मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक, अक्षपटलिक, बंदीपति, विस्काधिराज। इस तरीके के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? आहड़ से प्राप्त एक अभिलेख है उसमें मिलते हैं। तो ये एक प्रमाणिकता है किसकी? कि अल्लट के समय में ही जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू हो गया, यानी कि नौकरशाही की क्या हो गई? शुरुआत। तो इस तरीके का प्रश्न कभी बनता है कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने नौकरशाही की शुरुआत की, और वो शासक है मित्रों कौन? अल्लट या आलू रावल। राष्ट्रकूटों को पराजित किया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, और ये राजस्थान का प्रथम राजस्थानी विदेशी विवाह है। अल्लट का उत्तराधिकारी हुआ मित्रों नरवाहन। कौन हुआ? नरवाहन। और नरवाहन के बाद मेवाड़ की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी? क्षीण होने लगी, ठीक है। तो अल्लट का जो उत्तराधिकारी है, याद रख लेना, कौन बना? नरवाहन बना, ठीक है, याद रखोगे। आगे हम देखें, इसी के शासनकाल में देखो, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है मित्रों शक्ति कुमार। कौन बनता है? शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार का जो शासन है 977 से 993। अगले शासक की अगर हम बात करें तो शासक कौन सा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन सा शासक है? शक्ति कुमार। इसका शासनकाल कितना है? देखो, इसका शासनकाल है 977 से 993 ईस्वी। तो इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? इसके शासनकाल में देखें तो परमार शासक हुए मुंज परमार, जिनका नाम क्या है? मुंज परमार। परमार शासक मुंज परमार, ठीक है। मुंज परमार ने क्या किया? आहड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार, और आहड़ को पूरी तरह से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार शासक मुंज परमार आक्रमण करता है।
चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। जो राजधानी हुआ करती थी आहट, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, परंतु कुछ समय बाद शक्ति कुमार पुनः किसे राजधानी बनाता है? नागदा को। तो याद रखना, बप्पा रावल के समय नागदा राजधानी है, फिर आलू रावल के समय नागदा की जगह आहट राजधानी हो गई। आहट को कौन? मुंज परमार पूरी तरह से नष्ट कर देता है, इसलिए शक्ति कुमार पुनः किसको राजधानी बनाता है? नागदा। याद रखोगे ना? ठीक है, किसको बनाता है? नागदा। ठीक है, तो ये याद रखोगे। दूसरी बात, मुंज परमार के बाद यही चित्तौड़गढ़ में एक भोज परमार नाम के एक शासक हुए, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और ये याद रखना कि त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में पिछली रीट में प्रश्न आ चुका है। वहाँ पूछा गया था कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन है। तो वास्तविक संस्थापक आप जानते हो, निर्माण करने वाले कौन है? भोज परमार। फिर से मोकल के शासनकाल में मोकल उसका पुनर्निर्माण करवाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मोकल मंदिर भी कहते हैं। और इसी का एक नाम और मिलता है मित्रों, और वो एक नाम क्या है? समिदेश्वर मंदिर। तो याद रखोगे, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। ठीक है, पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने। ठीक है, इसलिए मोकल मंदिर भी कहते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, और आपके समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। देख लीजिए, परमार शासक भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और पुनः निर्माण राणा मोकल ने, इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं, और इसी को समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। याद रखोगे? ठीक, चलो आगे चलते हैं। शक्ति कुमार का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी कौन है? अंबा प्रसाद। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। शक्ति कुमार के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना है, उसका उत्तराधिकारी कौन बना है? अंबा प्रसाद। यहाँ से प्रश्न आए ना आए, पर यहाँ से आ सकता है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक भट्ट की। किसकी रचना है? याद रखना, जयानक भट्ट की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक भट्ट की। तो इस पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत बताया गया कि चौहान राजा बागपति राज सेकंड, कौन? बागपति राज सेकंड ने इसको अंबा प्रसाद को क्या किया है? पराजित किया। कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ के गोहिलों में जो अंबा प्रसाद हुए, उन पर पृथ्वीराज विजय के अनुसार ऐसा बताया गया है कि बागपति राज सेकंड ने आक्रमण किया और अंबा प्रसाद को क्या किया है? पराजित किया है। तो याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि बागपति राज सेकंड ने किसे पराजित किया? कौन से मेवाड़ शासक को पराजित किया है? तो वो है अंबा प्रसाद को। किसको पराजित किया है? देखो याद रखोगे आप, अंबा प्रसाद को। किसके अनुसार है ये बात? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक भट्ट की। ओके, विक्रम सिंह। उसके बाद देखो विक्रम सिंह आता है। विक्रम सिंह का पुत्र है रण सिंह। रण सिंह ने देखो आहोर के पर्वत पर एक किला बनवाया था, और इस रण सिंह के दो पुत्र, एक तो श्याम सिंह है और एक है राहत। याद रखना, श्याम सिंह देखो मेवाड़ में रावल शाखा को जन्म देता है, जबकि राहत किसको देता है? सिसोदा गांव बसाता है। कौन से गांव बसाता है? सिसोदा गांव, इसलिए सिसोदिया शाखा को जन्म देता है। तो सिसोदिया शाखा का मूल पुरुष अगर हम किसे कहें तो वो है कौन? राहत। ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा आपसे, ये प्रश्न आ भी सकता है कि सिसोदिया शाखा का मूल पुरुष किसे कहा गया है? तो राहत, क्योंकि राहत ने सिसोदा गांव बसाया और वहीं से जो शाखा निकली वो थी सिसोदिया शाखा। हालांकि मेवाड़ में सिसोदिया शाखा से जो पहला शासक बना है वो बना है राणा हम्मीर। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम राणा रतन सिंह तक चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम हम्मीर के बारे में देखेंगे। तो आप देख चुके हैं, श्याम सिंह ने रावल शाखा को जन्म और राहत ने सिसोदिया शाखा को जन्म। ये गलत है। ये श्याम सिंह के दो पुत्र हैं, एक तो सामंत सिंह, एक कुमार सिंह। कई जगह इसका नाम मंथन सिंह भी मिलता है। क्या मिलता है? मंथन सिंह। ये किसके बेटे हैं? आपके श्याम सिंह के। तो श्याम सिंह के बाद शासक कौन बनता है? सामंत सिंह। तो याद रखेंगे, देखो 1174 ईस्वी में गुजरात के शासक अजय पाल ने पुनः मेवाड़ का शासन प्राप्त किया। तो 1174 में किसका शासन हो गया है? मेवाड़ पर अजय पाल का। ठीक है, उसके बाद देखिए चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से क्या किया है? विवाह। किसने विवाह किया है?
चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से विवाह किया था। किसने किया था? सामंत सिंह ने। किसने किया था? सामंत सिंह ने। और 1174 ईस्वी में गुजरात के शासक अजयपाल से पुनः मेवाड़ का शासन प्राप्त किया। यानी कि पहले कुछ समय के लिए मेवाड़ गुजरात के अधिकार क्षेत्र में था, अजयपाल के अधिकार क्षेत्र में था। उससे सामंत सिंह 1174 में पुणे मेवाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है और पृथ्वीराज जो सेकंड है उसकी बहन पृथ्वीबाई से विवाह करता है। कौन करता है? सामंत सिंह। याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नाडोल पाली के शासक, उनका नाम है कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल ने किसको पराजित किया है? सामंत सिंह। किसको पराजित किया है? सामंत सिंह को। और मेवाड़ को सामंत सिंह से कीर्तिपाल छीन लेता है, मगर कुछ समय बाद ही उसका भाई कुमार सिंह वापस फिर कीर्तिपाल से मेवाड़ को वापस ले लेता है। तो इतनी सी बातें हैं, ये याद रखना थोड़ा सा। नाडोल पाली के शासक कीर्तिपाल ने पराजित कर मेवाड़ छीन लिया, परंतु सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने मेवाड़ पुनः प्राप्त कर लिया था। तो सामंत सिंह से तो कौन छीन लेता है? नाडोल का शासक कीर्तिपाल छीन लेता है, ठीक। और फिर पुनः कुमार सिंह फिर से मेवाड़ को वापस नाडोल के शासकों से ले लेता है। सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में, देखो वागड़ क्षेत्र में, याद रखना वागड़ क्षेत्र, ये जो वागड़ क्षेत्र है इसका मतलब है आपके दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस वागड़ क्षेत्र में 1178 ईस्वी में कौन? वही सामंत सिंह। कौन? वही सामंत सिंह, ठीक है। किस वंश की स्थापना करता है? गुहिल वंश की नींव डालता है। तो आपसे कई पूछे कि वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की नींव डालने वाले कौन है? तो सामंत सिंह। सामंत सिंह किसके बेटे हैं? श्याम सिंह के बेटे। याद रखोगे, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में एक चीज और याद रखना, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सहायता भी की है। किसने की है? सामंत सिंह ने। तराइन का तृतीय युद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ है, द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह ने किसकी सहायता की है? इसने पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज तृतीय बोलो या पृथ्वीराज चौहान बोलो, इसकी सहायता तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि मोहम्मद गोरी के खिलाफ हुआ था उसमें किसने की है? सामंत सिंह ने। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किस मेवाड़ी शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी? तो वो थे सामंत सिंह। याद रखना है, कौन थे भाई? सामंत सिंह। आगे देखिए कुमार सिंह या मंथन सिंह, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ है वो हुआ है पद्म सिंह। और पद्म सिंह उसके बाद जैत्र सिंह मेवाड़ का क्या बनता है? शासक। तो याद रखना, देखो सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह, और कुमार सिंह के बाद कुछ समय के बाद आ जाता है कौन सा? पद्म सिंह। और पद्म सिंह के बाद जो शासक बनेगा आपके जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं जिसके बारे में गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो यहाँ तक लिखते हैं कि एक ऐसा शक्तिशाली मेवाड़ का शासक था जिसकी प्रशंसा उसके दुश्मन भी करते थे। दिल्ली के सुल्तानों के समय सबसे शक्तिशाली अगर शासक है तो वो कौन है? जैत्र सिंह। चलिए अब हम बात करते हैं जैत्र सिंह की। किसकी बात करते हैं? जैत्र सिंह की। और जैत्र सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं जिसे हमें पढ़ना बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इसे याद रखोगे। जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 है, मगर जो एनसीईआरटी अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें तो शासनकाल 1253 भी है। तो 1213 से 1250 से 53 याद रखना है। तो शुरुआत में देखो ये परमारो के अंडर में था कौन? चित्तौड़। तो परमारो को पराजित करके चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार, और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। तो याद रखोगे कि मेवाड़ का पहला शासक है कौन? जैत्र सिंह, जिसने चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया है? राजधानी बनाया। इससे पहले नागदा राजधानी थी, आहट राजधानी थी, फिर पुणे नागदा राजधानी हो गई। मगर जैत्र सिंह वो शासक है जिसने परमारो से चित्तौड़ को छीना और चित्तौड़गढ़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो याद रखोगे चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन है? जैत्र सिंह। कौन है? जैत्र सिंह। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है, इसी के समकालीन दिल्ली का सुल्तान गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। तो उसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो है भूताड़ा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है? भूताड़ा का युद्ध है जो 1227 में लड़ा गया है।
युद्ध जयद्रथ सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के शासक किस किस के मध्य हुआ है? इल्तुतमिश के मध्य हुआ है, जिसमें जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को क्या किया है? पराजित किया है। और इसकी जो जानकारी है वो हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक है मित्रों, उसका नाम है हमीर मद मर्दन। याद रखना, जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में भूताड़ा के युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और यहाँ पर हमीर जो नाम है वो हमीर किसको संबोधित किया है? हमीर नाम से इल्तुतमिश को। लिखा है हमीर मद मर्दन, हमीर के मद यानी घमंड को तोड़ने वाला कोई मेवाड़ का शासक है तो वो है जयद्रथ सिंह। इसलिए जयसिंह सूरी का ग्रंथ हमीर मद मर्दन ये जानकारी देता है कि भूताड़ा के युद्ध में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को किसने पराजित किया? जयद्रथ सिंह ने। याद रखना है, हमीर इल्तुतमिश को बताया गया है, बात कर चुके हैं। प्रमुख योग्य सेनापति, इनके योग्य सेनापति याद रखना जयद्रथ सिंह के, एक तो मदन और बाला। जयद्रथ सिंह के प्रमुख योग्य सेनापति कौन थे? मदन और बाला। देखिए, चीरवा के शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करें तो जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली शासक था जिसे मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर सके। इतनी बड़ी प्रशंसा इसकी होती है। चीरवा शिलालेख की जानकारी देता है कि जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था कि उसे ना तो मालवा के शासक हरा सके, ना ही गुजरात के हरा सके, ना ही मारवाड़ के हरा सके और ना ही जांगल प्रदेश के, और तो छोड़िए दिल्ली के शासक भी जयद्रथ सिंह को पराजित नहीं कर सके। ये जानकारी हमें देता है चीरवा शिलालेख। जालोर के शासक कीर्तिपाल को भी इसने पराजित किया और 1248 ईस्वी में दिल्ली के शासक नसरुद्दीन महमूद को भी जयद्रथ सिंह ने क्या किया है? पराजित किया है। याद रखोगे, पहली बात तो 1227 में इल्तुतमिश को भूताड़ा के युद्ध में और 1248 में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया है। और कीर्तिपाल जो कि नाडोल के शासक थे, सोनगरा चौहान थे, इसको भी पराजित किया है किसने? जयद्रथ सिंह ने। गौरीशंकर जी.एच. ओझा की बात करें, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जयद्रथ सिंह मेवाड़ के राजाओं में इतना शक्तिशाली शासक जिसने दिल्ली के सुल्तानों के समय, ठीक है, अगर बात करें तो इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जयद्रथ सिंह ऐसा शक्तिशाली शासक था दिल्ली के सुल्तानों के समय कि उसकी प्रशंसा, ठीक है, कौन करते हैं? उसके दुश्मन भी करते हैं। तो इस तरीके की बातें इतिहासकारों के द्वारा बताई गई। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं ये भी याद रखना। देखो, दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह के काल में कला संस्कृति का विकास हुआ है, इस कारण से इसके काल को क्या कहते हैं? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल में मेवाड़ का स्वर्ण युग अगर किसी के काल को कहा जाता है तो वो कहा जाता है जयद्रथ सिंह के काल को, और ये कहा है किसने? दशरथ शर्मा ने। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किसका शासन है? जयद्रथ सिंह का शासन। तारीख फरिश्ता में भी इल्तुतमिश के चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, ये याद रखना। तारीख फरिश्ता में भी इल्तुतमिश ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आगे चलिए, रावल तेज सिंह अगला शासक है मित्रों, रावल तेज सिंह। और रावल तेज सिंह का शासनकाल 1250 से 1273 माना जाता है। इसकी उपाधि याद रखोगे, ये तो आपको पता है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परंतु एक और महत्वपूर्ण उपाधि उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। क्या है उपाधि? उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज। ये किसकी उपाधि है? रावल तेज सिंह की। इसके शासनकाल में देखो, दिल्ली के सुल्तान कौन है? गयासुद्दीन बलबन। इनका आक्रमण होता है परंतु ये असफल रहते हैं। इनकी रानी है जिसका नाम है जैतल देवी, और जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण करवाया। याद रख लेना। इसकी रानी, रावल तेज सिंह की रानी कौन है? जैतल देवी, जिसने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कर। इन्हीं के शासनकाल में देखो 1260 ईस्वी में आहड़ में एक चित्रकार, उनका नाम है कमलचंद, इसने राजस्थान के ताड़पत्र पर प्रथम ग्रंथ साबक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया, और ये मेवाड़ चित्रशैली का प्राचीनतम चित्र माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में पहली बार अगर प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है तो वो है साबक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 में चित्रित किया गया था, और उसके चित्रकार थे कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। देखिए, शासनकाल में 1260 ईस्वी में आहड़ में चित्रकार कमलचंद ने राजस्थान का ताड़पत्र पर, पहले ऐसे ही था, ताड़पत्र पर प्रथम ग्रंथ वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया, और मेवाड़ चित्र शैली का ये क्या माना जाता है? प्राचीनतम चित्र माना जाता है। तेज सिंह का उत्तराधिकारी समर सिंह हुआ,
जिसने तुर्कों को गुजरात से निकाल करके गुजरात का क्या किया, उद्धार किया। इसकी उपाधि देखो कुंभलगढ़ शिलालेख में शत्रुओं का नाशक बताया गया है। इसकी उपाधि बताई गई है समर सिंह। समर सिंह ने अपने समकालीन दिल्ली के शासक, जो देखिए क्या हुआ था, समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1298 ईस्वी में उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान के लिए सेना भेजता है, तो उस समय सेना जालौर होकर जाती है, पर जालौर में उनको रास्ता नहीं दिया जाता है, इसलिए चित्तौड़ होकर निकलती है। तो यहाँ पर समर सिंह क्या करता है, उनसे टैक्स वसूलता है। तो कहीं न कहीं ऐसा बताया जाता है कि ये भी एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के दौरान क्या वसूला है, कर वसूला है। समर सिंह के देखो 2 पुत्र हुए, रावल रतन सिंह जो कि मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे। एक पुत्र था कुंभकर्ण जो नेपाल में शाही वंश की क्या करता है, स्थापना, वो नेपाल चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो। आगे देखो, आ गए वो महत्वपूर्ण शासक जिसे हम सब जानते हैं, रावल रतन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं है, 1302 से 1303। अब इसके बारे में जो जानकारी हमें कुछ ग्रंथ देते हैं, वो ग्रंथ देख लीजिए आप। एक खज़ाइनुल फतूह, ये अमीर खुसरो का है, और अमीर खुसरो किसके दरबारी हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं। चित्तौड़ युद्ध का जो सजीव वर्णन अगर हमें देखने को मिलेगा तो खज़ाइनुल फतूह में, और इसी को देखो क्या कहते हैं, इसी पुस्तक का नाम है तारीख-ए-अलाई। क्या नाम है, तारीख-ए-अलाई। इसी को खज़ाइनुल फतूह भी कह सकते हैं और इसी को तारीख-ए-अलाई भी। दूसरी पुस्तक देखो पद्मावत, जो किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। इसमें भी रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलेगी। तीसरी रचना देखो गोरा बादल दी चौपाई, ये किसकी है, देखो हेमरत्न सूरी की। इसमें भी हमें रावल रतन सिंह के बारे में। और चौथी रचना देखो हम देख रहे हैं कुमारपाल प्रबंध, और कुमारपाल प्रबंध जो रचना है वो किसकी है, सोमप्रभ सूरी की। तो ये चारों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखना। खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, गोरा बादल दी चौपाई हेमरत सूरी, कुमारपाल प्रबंध सोमप्रभ सूरी। इसी के समकालीन देखो दिल्ली का शासक आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1303 में चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण पहला तो सब जानते हैं साम्राज्यवादी नीति है, दूसरा चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, ठीक, क्योंकि ये दिल्ली, मालवा, गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित था, इस वजह से इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व था चित्तौड़ दुर्ग का, इसलिए भी ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तीसरा कारण देखो 1298-99 में गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने इनकी सेना से टैक्स वसूला था, तो ये भी एक कारण बनता है। चौथा कारण आप जानते हो पद्मावत जो पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का इसको राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना एक चौथा कारण माना जाता है। कहानी भी है इसमें, मगर कहानी से कोई इतना बड़ा बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा बात कर लें। रावल रतन सिंह और उनके सेनापति कौन है, गोरा बादल। ये चित्तौड़ के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़ युद्ध 26 अगस्त 1303 ईस्वी। और रावल रतन सिंह की रानी एक तो नागमती, जो कि रावल रतन सिंह के सब के साथ सती हुई। दूसरी रानी देखिए पद्मिनी, इसने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जौहर किया। क्या किया, जौहर। तो रावल रतन सिंह ने तो क्या किया है, केसरिया, और रानी पद्मिनी ने क्या किया है, जौहर। तो इसका मतलब राजस्थान का क्या हो गया, दूसरा शाखा। और राजस्थान का पहला शाखा 1301 रणथंभौर युद्ध, ठीक। और चित्तौड़ का क्या हो गया, प्रथम शाखा। याद रखना, राजस्थान का पहला शाखा चित्तौड़, रणथंभौर वाला दूसरा शाखा चित्तौड़ में रतन सिंह के समय, और इसे ही चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहेंगे। याद रखना, गोरा बादल की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। याद रखोगे, गोरा बादल की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल करके देखो अपने पुत्र के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया, खिजराबाद। और चित्तौड़ दुर्ग का जो कार्यभार है वो किसे सौंपा, खुद खिज्र खां को सौंप दिया। और चित्तौड़ दुर्ग के जो कार्यवाहक बने कौन, खिज्र खां। ये 1303 से 1313, और फिर इन्होंने किसको दे दिया है, मुच्छला मालदेव को। फिर 1313 से 1321 मुच्छला मालदेव सोनगरा, और फिर बनवीर सोनगरा इसका बेटा, 1321 से 1326 तक। और 1326 में आपको पता है कि इनसे मेवाड़ को आज़ाद कराता है वही सिसोदिया वंश का व्यक्ति है, शासक है, एक राणा है हमीर, जिन्होंने बनवीर को पराजित करके एक तरीके से सिसोदिया की नींव डाली चित्तौड़ में। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
नोट ये याद रख लेना, कई बार क्रम पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग नाम परिवर्तन का क्रम। तो सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग, इसका नाम क्या रखा, खिजराबाद 1303, सिवाना दुर्ग का खेराबाद 1308, जालोर दुर्ग का जलालाबाद 1311। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान विजयों के बारे में पूछ सकता है। पहली रणथंभौर विजय 1301, दूसरी चित्तौड़ विजय 1303, तीसरी सिवाना दुर्ग 1308, चौथी जालोर दुर्ग 1311। ठीक है मित्रों, चलिए इस प्रकार से हमने रतन सिंह तक मेवाड़ के गोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, राणा आमिर को लेकर। जय हिंद, जय भारत।